अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल है के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है हसास मामलात पर सियासत। आखिर हम कब तक एक दूसरे के साथ ये करते रहेंगे? ऑपोजिशन जो भी हो वो उसके नैरेटिव को मुकम्मल तौर पर एक सियासी नैरेटिव बना के अहम सियासी मामलात बना देती है, हसास इश्यूज को। ये प्रैक्टिस कब तक चलेगी इस मुल्क में? इस पर बात होगी प्रोग्राम के पहले हिस्से में। उसके बाद बात होगी कि नैब के खिलाफ इत्तेहादी भी बोल पड़े हैं। आज परवेज इलाही साहब और उनके खानदान के खिलाफ जो कुछ नैब रेफरेंसेस में पेशरफ्त हुई है, उसके बाद पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये स्टेटमेंट अब आ रही है हुकूमत के अपने इत्तेहादियों की तरफ से। जो तर्जुमान है PMLN-Q के, उन्होंने बाकायदा आज ये स्टेटमेंट रिलीज की है। इस पर बात होगी। आखिर में ऑपोजिशन के APC पे बात होगी कि एजेंडा क्या है, अहदाफ क्या है। जो दोनों जमातें हैं, बल्कि जितनी भी जमातें मजीद इसमें अगर शामिल होंगी, उन सबके अहदाफ क्या एक ही हैं? प्रोग्राम के आखिर में हम इस पर बात करें, लेकिन आगाज करेंगे जो कुलभूषण यादव के हवाले से एक और हुकूमत लेकर आ रही है। पाकिस्तान में ये पहली मरतबा है नहीं है जी, जब खान साहब ऑपोजिशन में थे, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तब भी यही रेटरिक होता है कि जो हसास मामलात होते हैं उसके ऊपर ऑपोजिशन अपनी सियासत चमकाती है और उसमें कभी कभी इस तरह के बयान दे दिए जाते हैं जो जिसका हॉस्टेज फिर जब वो खुद हुकूमत में आए तो वो बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ मामला इस वक्त खान साहब की हुकूमत के साथ भी हो रहा है। आज फरोग नसीम साहब तीसरी दफा हल्फ उठाने के बाद जो है उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर आकर हमें बताया कि जी किस तरीके से ये जो केस है इसकी टेक्निकलिटीज क्या है। एक अच्छी स्पीच थी, अच्छी बात थी कि उन्होंने बिल्कुल लॉजिकली इसको एक्सप्लेन किया। क्या ही खूब होता कि हमेशा ऐसी ही डिबेट्स होती। बहरहाल उन्होंने हमें बताया कि इस ऑर्डिनेंस की जरूरत थी क्या। पाकिस्तान पर एक ऑब्लिगेशन डाली ICJ ने कि पाकिस्तान जो है वो इफेक्टिव रिव्यू और रिकंसिडरेशन के लिए कानून बनाए। उस लैंग्वेज के ऐन मुताबिक ये ऑर्डिनेंस जो है फ्रेम किया गया। बुनियादी तौर पे NRO तो है नहीं। ये साबित ये करता है कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। अगर सजा खत्म होती तो सर मैं आपके साथ वहां खड़ा होकर प्रोटेस्ट कर रहा होता। ये भी जब ऑर्डिनेंस लाते थे तो ये सर ऑपोजिशन से कंसल्ट नहीं करते थे। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। कानूनी तौर पर अगर हम बात करें तो इसमें कोई शायबा ही नहीं है कि पाकिस्तान के लिए बतौर एक जिम्मेदाराना स्टेट इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि मौजूदा जो भी ट्रीटीज हैं उनको वो ऑनर करें और आलमी अदालतों के साथ ताउन करें और उनकी जो जजमेंट्स हैं उन पर इंप्लीमेंटेशन करें। लेकिन मुझे प्रॉब्लम इसके सियासी नैरेटिव से है, बिकॉज जब यही काम इससे पहले वाली हुकूमत कर रही थी तो फिर जो एक नैरेटिव बनाया जाता था वो बड़ा खतरनाक था। और उसकी मैं सिर्फ एक झलक दिखाना चाहती हूँ। खान साहब के तो वैसे बेतहाशा बयान था, लेकिन जो एक सबसे ऐसी ट्वीट जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा जी कि वो क्या समझते थे कि उस वक्त की हुकूमत का मोदी सरकार के साथ क्या मामला था। वो कहते थे कि जी बिगिनिंग टू वंडर व्हाई व्हेनेवर नवाज शरीफ इज इन ट्रबल देयर इज इंक्रीजिंग टेंशन अलोंग पाकिस्तानी बॉर्डर्स एंड राइज इन टेररिस्ट एक्ट्स, इज इट अ मेयर कोइंसिडेंस। अब ये बड़ी खतरनाक किसी स्टेटमेंट है जिसमें पता नहीं वो क्या इंप्लाई करना चाह रहे हैं कि उस वक्त एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है उनके किस किस्म के ताल्लुकात हैं अपने पड़ोसी मुल्क, चाहे वो के वजीर आजम थे, चाहे वो मोदी ही क्यों ना हो, जिसकी जितनी ज्यादा मजम्मत की जाए वो कम है। बहरहाल अब यही नैरेटिव जो है ये हुकूमत के अपने गले पड़ा हुआ है। अब इस वक्त ऑपोजिशन उनसे तकाजा कर रही है कि जो आप ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं ये एक तो पहले हमें एतमाद में नहीं लिया, दूसरा वो वही बात कर रहे हैं कि ये जो है लगता है कि कोई NRO दे रहे हैं, कोई रिलीफ दे रहे हैं कुलभूषण यादव को। जब ये सवाल पूछा गया ख्वाजा आसिफ साहब से क्या ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, तो उन्होंने वैसे अच्छी बात है इसको एडमिट कर लिया कि जी ये बिल्कुल पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है। लोगों को जो है कंटेनर पे चढ़ के गाली ना दें, नवाज शरीफ को मोदी का यार ना कहें। आज हमने भी मोदी का यार कहा है। मैं बांगे दहुल ये बात कहता हूं, हमने स्कोर सेटल किया है। आई रेस्ट माई केस ओवर हेयर, क्योंकि अगर स्कोर ही सेटल करने हैं पॉलिटिकली और अगर आपने अपने मुल्क की जगहसाई करवानी है, चाहे आज 2020 की बात हो, 2016 की बात हो या 2018 की बात हो, तो बस फिर सियासत ही करते रहिए। इंशाल्लाह इसी तरीके से मुल्क आगे बढ़ेगा। हसास मामलात पे हम क्यों कंसेंसस डेवलप नहीं कर सकते और कब तक इस तरह ही हम सियासत करते रहेंगे? प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। फारूक हबीब साहब हमारे पास हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया। चौधरी मंजूर साहब पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। मियां जावेद लतीफ साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज के। मैं अभी इस वक्त जो ये डिबेट है किसने क्या किया, उसने भी तो ये कहा, ये सब कुछ मैं पहले बता चुकी हूँ सर। मैं इससे आगे बढ़ना चाहती हूँ। चौधरी मंजूर साहब आप चूंकि इसमें इस वक्त सबसे सीनियर है, मुझे आपकी राय का मुझे एहतराम है। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि ये हमने जो कौमी मामलात हैं उनकी हसासियत है, फिर हमने इसी तरह पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते रहनी है। आप लोगों के खिलाफ भी हुई, आप लोगों ने भी की और अब मौजूदा हुकूमत के खिलाफ दोबारा भी ये कुछ अनासिर कर रहे हैं।
मारिया, देखिए 2-3 बुनियादी चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंडिया के साथ पीस नेगोशिएशंस के हक में है। हम चाहते हैं कि पीस टॉक्स हों। इंडिया और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो उनकी ज़िंदगियां बर्बादी इस जंग या जंगी माहौल ने इस मुल्क के इस खित्ते के लोगों को तबाह बर्बाद किया हुआ है, और हम एक ऐसी तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे अगर ये सूरत हाल ऐसी पैदा होती है तो ये पूरा खित्ता तबाह हो सकता है। अब सवाल ये है कि पहला, दूसरा इशू ये है कि देखिए मोदी में और इंडिया में एक फ़र्क है जिसको समझना होगा। मोदी एक फाशिस्ट, एक नेशनलिज्म जो हिंदू नेशनलिज्म है या नैरो नेशनलिज्म में है, उसका एक बहुत बड़ा अलंबरदार है जो हिंदुत्व के ऊपर खड़ा है, जिसकी बात अब आकर इमरान खान साहब ने, जब उसने कश्मीर हड़प किया तो उसके बाद इमरान खान ने की, उससे पहले नहीं की। अच्छा। उससे पहले तो एक पार्टी ने मोदी के साथ बात की तो हमने ये नहीं कहा, गद्दारी की बात नहीं की, लेकिन ये कहा था कश्मीर इलेक्शन में बिलावल भुट्टो साहब ने कि मोदी के यार को एक धक्का और सर आपने उस वक्त के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के बारे में सर ये बात कही थी। अब आप देखें ना, जब आप पीछे देखते हैं ये एक रिस्पॉन्स स्टेटमेंट थी सर। नहीं, मोदी का यार जरूर कहा है, बात सुन लेना, बात मेरी पूरी मुकम्मल होने देंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा जी। दूसरी बात यह है कि जब इमरान खान ने कहा कि मोदी अगर जीतेगा तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा, अगर एक लीडरशिप का पर्सपेक्टिव ये है और हम कह रहे हैं कि मोदी तो इंडिया के अंदर जो कर रहा है, जिस तरह से मेहनत कशों के साथ कर रहा है, अकलीतों के साथ कर रहा है, इंसानी हकूक के लोगों के साथ कर रहा है, जो अदालतों के साथ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो तो अनप्रेसिडेंटेड है इंडिया की हिस्ट्री के अंदर। हाँ। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे जब ये बात हुई, तीसरी बात ये है कि देखें इन्होंने 55 दिन छुपाए रखा है। क्या था जो छुपाए रखा है? तो इस पे आप हमें क्यों इल्जाम दे रहा है मीडिया कि कंसेंसस होना चाहिए? कंसेंसस किस पे? कोई ख्वाबों पे, ख्यालों पे होना था? कोई टेंजिबल चीज लेकर आते तो फिर थे ना। अगर ये इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी करना था तो अपोजिशन को बुलाते। अब भी रेजोल्यूशन, क्या कश्मीर के ऊपर रेजोल्यूशन मुश्तरका अभी रिसेंटली जिस दिन ये वाघा बॉर्डर खोलने की इजाजत दे रहे थे, उस दिन जो यौम शोहदाए कश्मीर था उस दिन ज्वाइंट रेजोल्यूशन नहीं हुआ। जब मरियम नवाज को गिरफ्तार किया उसके बावजूद ज्वाइंट ठीक है चौधरी साहब, देखिए इस पे मेरी पहले पोजीशन। अब सवाल ये है, एक मिनट मारिया जी, एक मिनट। देखिए अब सवाल ये है कि हम एनआरओ क्यों कह रही है, पीपल्स पार्टी क्यों कह रही है? एक बड़ी बारीक लकीर है जी। इन्होंने उसको टेररिस्ट, हमें ये कहा गया कि इसने टेररिज्म करवाया पाकिस्तान में, ये बराह रास्त ये टेररिस्ट है। अच्छा। जेट ब्लैक टेररिस्ट है। आप एक टेररिस्ट को उठाकर अब आप स्पाई बना रहे, तो स्पाई के तो कुछ राइट्स हैं। आपने वियना कन्वेंशन, जो हम एनआरओ की बात कर रहे हैं, अच्छा, एक इधर और उसके साथ जुड़ा हुआ एहसानुल्लाह एहसान की बात है, किसने छोड़ा? ये बताते क्यों नहीं है? एक जेट ब्लैक, जो आप आज एपीएस की माएँ जो है बच्चों की, जो जिनके बच्चे कत्ल हुए हैं, वो झोलियां उठा उठा कर बददुआएं दे रहे हैं। अच्छा। मियां इफ्तिखार के बेटे से लेकर किसका उसने नहीं कबूल किया? ठीक है सर, ये किस कत्ल को नहीं कबूल किया? किसने छोड़ा है? इस ठीक है, अभी मुझे आगे डिबेट को बढ़ाने, लेकिन क्विकली आपसे कहूं, एक तो ऑर्डिनेंस के ऊपर वो कह रहे जो कि गलत है, मैं उनसे पूछूंगी अभी पीटीआई वालों से कि अगर पहले गलत प्रेसिडेंट सेट थी तो क्या वो भी गलत काम करेंगे, नहीं लेंगे एतमाद में पार्लियामेंट को। लेकिन वो कहते हैं कि बेताशा ऑर्डिनेंस सर आपके जमाने में याद है हमें पास होते रहे, कहां कंसेंसस, उस वक्त की ऑपोजिशन भी यही कहती थी कोई पूछता नहीं है, बस ऑर्डिनेंस सामने आ जाते हैं। अगर अच्छी ये रिवायत शायद कायम की होती तो वो फिर आज आप जरा ज्यादा उससे ये डिमांड कर सकते थे। लेकिन बहरहाल मैं आपकी पॉइंट को आगे ले जाना चाहती हूँ। मैं मियां जावेद लतीफ साहब आपकी तरफ आऊंगी, बिकॉज मैं चाहती हूं कि अब ये वक्त है कि अब ये इस डिबेट को वंस एंड फॉर ऑल सेटल कर लिया जाए कि क्या हमने कुछ इश्यूज पे सियासत करनी है। अगर करनी है तो फिर सियासत पे सब कुछ फेयर है, सब कुछ जो है उसके अंदर अलाउड होता है। अब आपके खुद ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि हाँ हमने, चूंकि हम इसे कहा, इस तरह हमें कहा गया तो हम भी ये कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है, मैंने सुनवा दिया आपको। नहीं मारिया, मैं बात बड़ी क्लियर इस हवाले से करना चाहता हूँ। उन्होंने किस पैराए में कहा ये तो वो जवाब दे सकते हैं, मगर मैं इससे इत्फाक नहीं करता, ना जमात का ये मौक़िफ़ है। उसकी वजह ये है कि नेशनल इश्यूज़ पर कभी भी स्कोर सेटल नहीं किए जाते, बल्कि कुर्बानी देकर अपने मफादात की, जमाती मफादात की, नेशनल इश्यूज़ पर मसले को हल करने की कोशिश की जाती है। अब आ जाए जो अभी बात कर रहे थे चौधरी मंजूर, मैं बिल्कुल इनसे इत्फाक करता हूँ कि कौमी सियासी जमातें जो होती हैं
और ज़िम्मेवार हुकूमतें जो होती हैं वो अपने इर्द गिर्द हालात को दुरुस्त और पुरअमन रखना चाहती हैं। आप ये देखें कि हमने वाजपेयी को जब वो लाहौर मीनार पाकिस्तान आए तो उन्होंने इतराफ़ किया कि कश्मीर एक मुतनाज़ा इशू है और इसका मिल बैठकर हल हमें निकालना चाहिए, जो कि उससे पहले कश्मीर को वो मसला नहीं जानते थे। सर, इसके अलावा पाकिस्तान की क्रिएशन को भी तस्लीम किया था, जहां पे जिसकी उन्हें बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी थी। वो बड़ा एक बोल्ड मूव था और मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, डेकेड्स ऑफ उससे उसको धक्का लगा अमन के अमल को। लेकिन बहरहाल आज पे जरा थोड़ा आ जाइए, अगर इजाजत दें तो मैं बात वहीं से शुरू कर लूं। जी जी चलें। हाँ, उसकी वजह ये थी कि उस वक्त एहतजाज करवाया गया, लाहौर में 4 लोगों का कत्ल हुआ और ये कहा गया कि पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों पर हमला नहीं होने देंगे। अब मुझे ये बताएं कि कौन सा नज़रियाती सरहदों पर उस वक्त हमला हो गया था? आज तो पाकिस्तान की सरहदों पर हमला हो रहा है। भाई बात सीधी सी है कि हम चाहते थे, नवाज शरीफ क्या चाहते थे, और जो ये लोग कहते हैं कि मोदी का यार था, कल तक कहते रहे, मैं कहता हूं आज भी कलभूषण के हवाले से नई कानून साजी करने की जो जसारत कर रही है मौजूदा हुकूमत, इसके बावजूद भी मैं इनको गद्दार पाकिस्तान कहने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं किसी तौर पर भी इनको ये नहीं क्या कहूंगा ऐसा कर दिया आज की कानून साजी में, जरा मुझे एक्सप्लेन कीजिए, बिकॉज मेरे सामने ये ऑर्डिनेंस पड़ा हुआ है। इसमें ये आईसीजी के फैसलों को वियना कन्वेंशन की रोशनी में वो कहते हैं कि जी हमें उसका जो आर्टिकल 36(1) है, मैं पढ़ रही थी इसके बारे में, उसमें ये करना था। ये प्रॉब्लम क्या है इसमें? उसकी प्रॉब्लम ये है कि जब आप कोई हुकूमत वक्त होती है उसके बारे में ये कहें कि इन्होंने आलमी फोरम पर कलभूषण का नाम क्यों नहीं लिया, हालांकि बात मारिया ये थी कि कश्मीर इशू पर 15 मिनट जो गुफ्तगू की नवाज शरीफ ने, और ये जो शहीद हुए थे नौजवान, क्या नाम था उनका, उनके हवाले से जिक्र किया नवाज शरीफ ने, उन्होंने फोकस किया सिर्फ कश्मीर को। अगर वो जिक्र करते कलभूषण का तो ये तो मौका देते इंडिया को दहशतगर्दी के हवाले से जो इल्जामात वो हम पर भी लगाता था। इमरान खान साहब फरमाया करते थे कि इसको फांसी दो, आलमी अदालतों में जाने का मौका ना दिया जाए, इसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, और जब हम लोग आएंगे तो हम इसको फांसी पे लटका देंगे। आज उसकी कीमत वो अदा कर रहे हैं सर। आज ये जो तमाम सवालात है इनका जवाब इसलिए देना पड़ रहा है बिकॉज ये स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए माजी में। मारिया अगर बात कर लेने दिया करें तो मैं जी सर बीच में थोड़ा सा लुकमा देना जरूरी है। जी बिल्कुल जी हाँ। चलें आप बी पॉइंट स्कोरिंग कर लिया करें। सर मैं यहाँ पॉइंट स्कोरिंग बिल्कुल नहीं करती, लेकिन बहरहाल चले चले जी सर चले बात करें। लेकिन मारिया मैं कहना ये चाहता हूँ, एंकर का इतना राइट होता है, मियां साहब बात करें, एंकर का इतना राइट जी। माजी में मारिया, मैं अगर गलती पे था, पीपल्स पार्टी गलती पे थी, हमने मिसाके जमहूरियत किया, उसके बाद भी जिन्होंने वायलेशन किया बलूचिस्तान में अदम एतमाद के हवाले से या सेनेट में चेयरमैन के हवाले से, आज पाकिस्तानी कौम वो चीजें देख रही, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। मगर आज की हुकूमत जो गलतियां कर रही है किसी तौर पर भी ये पाकिस्तानी कौम का मौकफ नहीं है। मुझे ये बताएं कि पायलट एक पकड़ा आपने इंडिया का और उससे 5 स्टार चाय पिलाकर आपने इंडिया रवाना कर दिया। अब जो बात भी कर ले, पाकिस्तानी तो नहीं, देखिए पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी बिल्कुल एक पॉपुलर नैरेटिव होता है, एक रियलिस्ट नैरेटिव होता है और एक कानूनी नैरेटिव होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो लोगों को गद्दार क्यों कहते हैं? सर गलत है। सर मेरी आपने अगर अर्ज शुरू हुई सुनी हो तो मैं यही बात कह रही थी कि एक गलत प्रैक्टिस है जो आपके साथ भी हुई और अब हुकूमत जो है उसी का खुद हॉस्टेज बन गई उन स्टेटमेंट्स और उनके साथ भी। अब आखिरी इस हवाले से एक आखिरी जुमला मारिया अगर कहने की इजाजत दे दे, मैं ये कहूंगा कि देखें नवाज शरीफ ने अब ये ग्रे लिस्ट में आने से पहले भी ये कहा था कि हम अपने घर को दुरुस्त करें और उस वक्त उसे डॉन लीक्स कह दिया गया
और उसके बाद वो पाबंदियां लगी और उसके बाद पाबंदियां लगने के बाद मौजूदा हुकूमत ने उन्हीं लोगों को सजाएं दी। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम उस वक्त बात मान लेते तो आज दुनिया में जग हसाई ना होती। कह रहे हैं आप, जो आज मैं हमारी इसको हो रही डिसएग्री है। नहीं कर सकती, बिल्कुल आप ये, लेकिन ये प्रैक्टिकल बात करें ना, उस वक्त सियासी नैरेटिव एक बनाया गया। मैं अब आपकी तरफ आऊंगी फारूक हबीब साहब, बिकॉज अब आपको समझ तो आ ही गई होगी कि मैं पूछना क्या चाह रही हूँ। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी, कैसा लग रहा है इस वक्त हुकूमत में आके वही मामला, वही चीजें आप हैंडल कर रहे हैं, और ऑपोजिशन जो है अब वही जुबान वैसी तल्ख तो नहीं लेकिन उसके करीब करीब ही बोल रही है, जिस तरह की जब नवाज शरीफ साहब के दौर में जब ये मामला कानूनी तौर पे हैंडल किया जा रहा था, आप लोगों को एतराजात थे। अब आप भी हमें बता रहे हैं कि कानूनी इसके क्या पैराए हैं, क्या इसकी बारीकियां हैं, और हम मानते हैं उसको कि बिल्कुल कानूनी बारीकियां, पाकिस्तान को बिल्कुल कानूनी तौर पर इसको डील करना चाहिए, पॉपुलर नैरेटिव के ऊपर नहीं करना चाहिए। देखें, बात यह है कि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं ये मुख्तलिफ हैं, हालात मुख्तलिफ हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब कुलभूषण यादव को पकड़ा गया तो पकड़ते वक्त जो है उसको अनाउंस करने के लिए DGISPR को साथ परवेज रशीद साहब को बिठाना पड़ा। आपके इल्म में है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके इल्म में है। अच्छा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब पाकिस्तान की अदालतों के अंदर मुकदमा चला, फौजी अदालतों ने उसको जो है वो सजा दी, उसके अंदर उनका खुद उसका जो है वो उसने जो है वो माना है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो जासूसी भी कर रहा था और बलूचिस्तान के अंदर और दीगर जगहों के ऊपर जो है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में वो मुलव्वस रहा है। अच्छा। अब बात यह है कि जब ये मामला भारत ICJ के अंदर लेके गया, जिसका आज फिर फिरोग नसीम साहब ने असेंबली में भी हवाला दिया, कि उस वक्त हमारे पास एक मौका था कि हम उस जुरिस्डिक्शन को ना मानते। फारूक साहब, जब हमने जुरिस्डिक्शन को बहुत मान सारे लिया, कानूनी, मेरे सुन माहिरीन लें, से सुन बात लें, हुई है, वो कहते सुन कोई लें। मौका नहीं था, कोई चारा नहीं था पाकिस्तान के पास, लेकिन चले आप कंटिन्यू करें। सुन ले जी, चले गए हम क्योंकि हम यूएन का हिस्सा हैं तो हमारे ऊपर भी बाइंडिंग्स हैं उन तमाम चीज़ों की। अब मामला ये है कि उसी आलमी अदालत का फैसला आया है, उस आलमी अदालत में पाकिस्तान भी बहुत सारे मुकदमात को लेके गया था, सिंध ताश मायदे को भी लेके गया था, बहुत सारे और मामला थे, पूरी दुनिया जाती है। अब वहां से जो फैसला आया तो उस फैसले की बाइंडिंग के तहत आपको पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं है जो उस फैसले को इम्प्लीमेंट कर सकता कि फौजी अदालत का जो फैसला है उसके खिलाफ रिव्यू किया जा सकता हो या उसको जो है वो रिकंसीडर किया जा सकता हो। हाँ। उसके लिए ये लेकर आए हैं, ऑर्डिनेंस लेकर आए। उस वक्त कोरोना की सूरत हाल थी, असेंबली का सेशन नहीं चल रहा था, जो ये बार बार कहते हैं, और जब कोई ऑर्डिनेंस आता है तो वो पब्लिक एट लार्ज का डॉक्यूमेंट बन जाता है, वो किसी से छुपाया नहीं जाता, नहीं छुपाया जाता। लेकिन फारूक साहब बात सुने, ये मामला बड़ा हाई प्रोफाइल है ना, ये कोई छोटा मोटा मामला तो है नहीं ना। सुन ले जी, नहीं, देखें बात यह है, हाई प्रोफाइल की बात नहीं है। जहां पर इतने समझदार कानूनदान पार्टियों के अंदर मौजूद हों और वहां पर जो है वो ये कहा जाए कि हमें इस फैसले की समझ नहीं आई, क्या ICJ का फैसला जो है वो तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं पढ़ा, लीडरशिप ने नहीं पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो फिर मैं समझता हूं कि ये इनकी कम इल्मी है, ये इनकी बहुत अच्छी बात है। आप कानून से, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट करना था। मुझे जो कानूनी हवाले दे रहे हैं, मुझे बहुत पसंद आ रही है आपकी बात, और यही मैं उम्मीद करती थी आपकी जमात में भी कोई कानूनी तौर पे उस वक्त जब गए तो वही पॉइंट लेते हैं ना, वही लाइन लेते हैं आप लोग। मैं देखें मैं अब उस पे जाना चाहता हूं, फोकस मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं ना। बात ये है कि जो उस वक्त सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अलग थे कि मोदी साहब जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं 100 लोगों के साथ, उनके नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर अजीत देवल उनके साथ होते हैं। पाकिस्तान से तो वजारत खारजा का एक जॉइंट सेक्रेटरी भी उस वक्त उनके साथ मौजूद नहीं होता, कम अज कम वो मियां साहब की और उनकी मीटिंग के नोट्स ले लेता। हमला जो है वो भारत के अंदर होता है, अभी सबूत भी नहीं आते, हम गुजरांवाला में मुकदमा दर्ज कर देते हैं। सुन लेना, नहीं मैं आपको हवाला दे रहा हूं। इवेंट्स मुख्तलिफ थे, आप उसको उसके साथ ना जोड़ें। यहां पर हमारे ऊपर जो है वो ICJ का एक फैसला आया, उसकी बाइंडिंग है। किसी ने जो है वो कुलभूषण को इनोसेंट नहीं करार दिया, जो बात कही गई कि NRO दे दिया गया। किसी ने ये नहीं कहा कि वो दहशतगर्द नहीं है, कोई उसको जो है वो आजाद करने नहीं जा रहा। मैं समझता हूं कि जो हमारे ऊपर एक आलमी अदालत की एक बाइंडिंग है, पाकिस्तान जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है। बिल्कुल, हम भारत की तरह रवैया इख्तियार नहीं करना चाहते। आज सुने ना, आज भारत, आज सुन लें, आज मोदी की उन्हीं पॉलिसीज की वजह से, मोदी ना अफगान अमन प्रोसेस का हिस्सा है, मोदी ईरान से चाबहार से आउट हो चुका, लद्दाख के अंदर जो उनके साथ हो रहा है, जो नेपाल उनके साथ, नेपाल का साथ मामला सामने बदलती हुई डायनामिक्स का भी उसमें बहुत कुछ लेना देना है। तमाम तर चीजें जहां पर पाकिस्तान ने,
सुन लें, जहां मारिया सुन लें, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको कि जहां पाकिस्तान ने, मौजूदा हुकूमत ने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की जिम्मेदारी अदा की, बेहतरीन खारजा पॉलिसी इख्तियार की, जिसके ये समराज सामने आ रहे हैं कि आज भारत जो है वो खित्ते के अंदर तनहा हो चुका है और दुनिया को आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो मुतारफ करवाई गई है। ये मैं समझता हूं कि हमने इस चीज को आगे लेके चलना है। और बयानात देते वक्त हमें, आपके ख्याल में आपकी जो जमात के अंदर लोग आपको ये बता रहे हैं कि जो तमाम खित्ते में तब्दीलियां हो रही हैं ये खान साहब की पॉलिसी की वजह से है, तो ठीक है, आप इस पे अगर आपको इत्मीनान है तो हमारी खारजा पॉलिसी की ये कामयाबी है, मैं ये समझता हूं। और बात ये है कि बहुत अरसे से जो है वो मोदी और भारत जो है वो अपना तसलसल इन ममालिक के अंदर बढ़ा रहा था ताकि पाकिस्तान को तनहा कर सके। अच्छा। लेकिन आज खुद जो है वो उस गड़ा जो पाकिस्तान के लिए खोद रहा था, जो उस गड़े के अंदर खुद गिरा हुआ है। आज जो भारत के अंदर आवाजें उठ रही हैं, उनका भी उनको सामना है। मेरा थोड़ा तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इन हसास मामलात पे गुफ्तगू करते वक्त बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मुझे आखिरी सवाल इसी हवाले से पूछना है फारूक आपसे, जो है वो गौर व फिक्र कर आखिरी सवाल ये कि यही हसास मामला है, 55 दिन चले आपके पास, आप कहते हैं नहीं हो सका। आप लोगों ने आज कहा कि जी इससे प्रीवियस हुकूमतें ऑर्डिनेंस ले आती थी, वो बताती नहीं थी। अब हमें तो प्रीवियस हुकूमतों वाला तो नहीं ना यहाँ पे दोबारा तरीकाकार, हमें तो पीटीआई की तरीकाकार के ऊपर जाना है कि भाई ये यहाँ पे इस इशू पे सबको कंसेंसस के साथ बिठाएंगे ताकि ये जो 2-3 दिन हमने डिबेट्स किए पार्लियामेंट के अंदर, ये पहले बातें तय हो सकती थी। ये पॉलिटिकली अब जो इसका आप कर रहे हैं वो अब आप जो हैं आप इससे ये ना करना पड़ता आपको। देखें मारिया, बात यह है कि अगर उस ऑर्डिनेंस को जो है वो पढ़ लिया जाता तो उस ऑर्डिनेंस के अंदर कोई ऐसी चीज ही नहीं लिखी थी जिसका आज फरोग नसीम साहब ने भी बड़ा वाज़ेह हवाला दिया है। हम पार्लियामान के अंदर उस चीज को ले आए हैं। अब मुझे आप बताएं कि जिन लोगों ने ये बातें की हैं कि उसको एनआरओ दिया जा रहा है, मुल्क से भगाने की कोशिश की जा रही है, इस किस्म की बेशुमार बातें हुई। गलत, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो मामूली आदमी नहीं है ना, सुन लें, पार्लियामानी लीडर है नून लीग के, वहां पर अपोजिशन लीडर का रोल भी प्ले कर रहे हैं। जब वो इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स देंगे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के हवाले से, तो यही स्टेटमेंट्स का भारतीय टीवी चैनल्स पे भी चलती हैं और यही स्टेटमेंट्स फिर जो है वो भारत लेके जाता है आईसीजे के अंदर, जो जहां वहां पर दिखाते हैं कि देखें जी वहां पर ये लीडरशिप कह रही है और जो है वो गवर्नमेंट का जो स्टेट का वकील है वो ये बात कह रहा है। मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे ब्रेक पे जाना है। का सबूत देना चाहिए। इसके अंदर जो है वो किसी किस्म के लिए किसी के लिए कोई सियासी पॉइंट, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी इस बात को यही छोड़ दे। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ये एक्चुअली ये जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग जो ऑपोजिशन में की होती है ना, फिर जब हुकूमत में आते हैं ना वो गले पड़ती है। इस वक्त वही नैरेटिव जो है ना, जो आप लोगों ने एक तरह से सेट किया हुआ था, अब उसी के यरगमाल आप लोग बने हुए हैं। इस वक्त आप कानूनी हवाले दे रहे हैं, अच्छी बात है। मैं तो चाह रही थी कि हमेशा कानूनी हवालों पे बात होनी चाहिए बजाय इसके कि एक दूसरे को हम ये जो सर्टिफिकेट बांटते रहें। बहरहाल ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे, फिर नैब के हवाले से बात होगी। पीपल्स पार्टी कोई तजावीज तैयार कर चुकी है या जेरे गौर है, इस पर भी पूछेंगे। ब्रेक के बाद आप लोग हमारे साथ रहिए। नैब में तरमीम और नैब बतौर अदारा इसकी कारकर्दगी के हवाले से गाहे बगाहे यहाँ पर बातचीत होती रहती है, गुफ्तगू होती रहती है। इसमें जो नई डेवलपमेंट आज हुई वो है कि चौधरी बरादरान के खिलाफ एक जो नैब रिपोर्ट है उसमें मजीद पेशरफ्त हुई है और कुछ डिटेल्स उसकी ये हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि आमदन से ज्यादा असासों का केस है। लाहौर हाई कोर्ट में नैब की रिपोर्ट है वो जमा कर दी गई है, जिसमें पूरा बताया गया है नैब रिपोर्ट में कि चौधरी बरादरान ने 5 बेनामी अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग की और बैरून मुल्क से पाकिस्तान में पैसा मंगवाया। 1985 में चौधरी शुजात और अहले खाना के 21 लाख के असासे थे। 2019 में 51 करोड़ 84 लाख से तजावज कर गए। ये जो रिपोर्ट जमा कराई है नैब की जानिब से, उसमें कहा गया है कि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह और उनके बेटों ने अपनी ही कंपनियों को 1.5 अरब के कर्जे दिए हैं और उनकी जो वेल्थ है उसमें असासों में 4 अरब का इजाफा हुआ है कमोबेश, इस नैब रिपोर्ट में कहा है, जिसमें गाड़ियां भी हैं, जायदाद भी है और ये भी कहा है कि चौधरी बरादरान आमदन से जायद असासों के बारे में बताने में नाकाम रही। जैसे ये रिपोर्ट आई है उसके कुछ घंटों बाद जो तर्जुमान है चौधरी बरादरान के, उन्होंने नैब के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया। कोशिश की कि हम खुद लाइन पर ले लेते किसी को PMLQ से, लेकिन अभी वो उस पर स्टेटमेंट दे नहीं रहे। अपने तर्जुमान के जरिए उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है ये है तो वैसे काफी डैमनिंग, खास तौर पे जबकि वो इत्तेहादी हैं हुकूमत के खुद। उनका कहना है कि नैब का इदारा सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इससे पहले ये बात सिर्फ अपोजिशन कह रही थी, लेकिन अब उनके अपने इत्तेहादी जिक्र कर रहे हैं। वो कहते हैं कि 20 साल पुराने केस की दोबारा समाअत सियासी इंजीनियरिंग नहीं तो और क्या है। दरखास्त देने वाला नामालूम, दोबारा मामला खोलने की वजूहात भी नामालूम,
मामला अदालत में होने के बावजूद मीडिया ट्रायल की वजह क्या है, ये भी कुछ नहीं पता। और उनके तर्जुमान ने जो स्टेटमेंट दी है उसमें मजीद कहा है कि नैब 20 सालों में किसी करप्शन का कोई सबूत पेश नहीं कर सका। नैब ने तस्लीम किया कि चौधरी साहिबान ने कोई गलत कर्जा नहीं लिया, ना ही कोई कर्जा माफ कराया। यही केसेस सियासी इंजीनियरिंग के लिए बार बार कभी बंद किए जाते हैं, कभी खोल दिए जाते हैं। अच्छा होता कि हमारा राब्ता हो जाता और वो हमें टेलीफोन पे आके इस बात की इंडोर्समेंट कर देते। बहरहाल हमने इस तर्जुमान से राब्ता किया, मेरी टीम ने, उन्होंने कंफर्म किया कि ये स्टेटमेंट जो है ये उनकी तरफ से ही जारी हुई है। बहरहाल इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में मैं बिलावल की स्टेटमेंट पहले चलाना चाहती हूँ, जहां पर ईद के बाद बैठकर नैब के हवाले से बातचीत करने की जो है हुकूमत को उन्होंने दावत दी है। क्या कहा है बिलावल ने, जरा सुनिए। चलें, बिलावल की स्टेटमेंट के हवाले से मैं आपको भी अगर दिखा सकते हैं हम, या अभी आगे हम बढ़ जाएं। चलें जी, चौधरी साहब आपकी तरफ बढ़ूंगी। सर, बिलावल ने जो कहा वो मैं अभी सुनवा दूंगी थोड़ी देर में, लेकिन बाहर उसका लुबा भी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत हमारे साथ बैठे ताकि नैब पर बात कर सकें। ये है उसका ये सूरत हाल। तो क्या कोई नैब में तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी ने कोई तैयारी कर ली है? एक जॉइंट तो आप लोगों ने भेजी थी तजावीज, ये उनसे अलहदा है या उन्हीं में कुछ तब्दीली है, ये क्या है चौधरी साहब? अच्छा मारिया, मैं दो छोटी छोटी बातें जो पिछला टॉपिक था उस पर कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि अभी फारूक हबीब साहब ने कहा कि हमने खारजा पॉलिसी पे बड़े मार के मारे हैं। इन्होंने कहा इंडिया को तनहा कर दिया। इंडिया 192 में से 184 वोट लेकर गया है, ये अभी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट सीट है उसके लिए। दूसरा, हमें मतलूबा जो कश्मीर पे जब हम जाने लगे तो 1/3 चाहिए थे ह्यूमन राइट्स कमीशन के, तो हमें वो हासिल नहीं हो सके। ये दो बातें। तीसरी ये है कि जो हम एनआरओ की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, बिल्कुल पिन पॉइंट करना चाहता हूँ क्या है वो। अच्छा। पिन पॉइंट ये है कि इन्होंने जब गिरफ्तार किया और अनाउंस किया, कहा कि वो स्पाई भी है, वो दहशतगर्द भी है। अब कौन सा दहशतगर्द को कौन सा दुनिया का वियना कन्वेंशन सपोर्ट करता है? या आपने उस वक्त गलत कहा था या आप इस वक्त गलत कर रहे हैं। सो आप उसको वापस स्पाई के राइट्स जो हैं वो दे रहे हैं। चौधरी साहब, ये जो आईसीजी का फैसला आया था उसकी कंप्लायंस में एक मिनट सर, ना एक मिनट सर, आपने कौन सी उसको दहशतगर्दी की अदालत में उसका केस लेकर गई? मुझे बता दें कि फलां दहशतगर्दी की कोर्ट में हमने ये केस तैयार करके उसको लेकर गए। आप तो उसको रिलीफ दे रहे हैं और रिलीफ दे रहे हैं इस सूरत में। एक बात। दूसरी जो आपने बात की नैब पे, देखिए नैब जो है उसके बारे में जो हम खासकर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद कहा करती थी कि ये नैब सियासी इंजीनियरिंग का अदारा है, ये नैब के जरिए बाजू मरोड़ा जाता है, नैब के जरिए, आपको याद है उन्होंने एक लफ्ज इजाद किया था, नैबजादे हैं ये, जब जो हमारी पार्टी छोड़कर गए थे तो उनके बारे में कहा था ये नैबजादे हैं जिन पे नैब के केसेस हैं। सो फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर सबत कर दिए। सुप्रीम कोर्ट तो उससे आगे चली गई ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो पिग्मीज हैं, ये जो सियासी बौने हैं, उनको चुना जाता है, उनको नर्चर किया जाता है, परवान चढ़ाया जाता है, फिर उनसे काम लिया जाता है। तो जो कुछ है सुप्रीम कोर्ट ने एक चार्जशीट दे दी, फिर कहा कि डिवाइड के एक तरफ गिरफ्तारियां और सब कुछ है, डिवाइड के दूसरी तरफ पूछा भी नहीं जाता कि आप पे क्या है। अच्छा। और बीसीओ केसेस हैं जो इस वक्त जरा तजावीज पे आ जाइए, आप मुझे बताएं, मालम जगबा, वो तजावीज पे जो आप लोग तैयार करें, जरा थोड़ा उसके हवाले से मुझे बता दीजिए ना ये चीजें। देखिए मैं उधर ही आ रहा हूँ, देखो ना, फ्रेश जो इनके उस केपीके के 17 केसेस को छोड़े, यहाँ पे आटा, चीनी, तेल, मास्क, दवाइयां, ये अभी 118 अरब का उसका मुराद सईद का आ गया है, वो जो जाली डिग्री जी सर, वो पूरी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। सवाल ये है जी, अब सवाल ये है कि इस पे कुछ नहीं हो रहा। हमने बिल दे दिया है, बिलावल साहब ने कहा है कि इसको खत्म करें। अच्छा। एक ऐसा इदारा बने जो अक्रॉस द बोर्ड सारे पाकिस्तान के सारे लोगों के लिए एक इदारा ऐसा हो जो करप्शन पे, इस पे क्या बुराई है? नहीं, बुराई कोई नहीं है, जो मेरा भी एहतसाब करे, जजेस का, सियासतदानों का, ठीक है, मान लिया, ये कोई बुराई नहीं। मैं दूसरी बात जो चौधरी ने कहा है, हाँ, खदोखाल क्या होंगे, ये क्या इदारा होगा? क्या कुछ इदारों को मिला वो हमारा बिल पड़ा हुआ है, वो जब उस पर बात करेंगे बात कर लेंगे। अच्छा। कुछ तजावीज जो है वो फारूक एच नाइक साहब का बिल पड़ा हुआ है। अच्छा। कुछ वो है, बाकी जब बैठकर बात करेंगे हम देंगे। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि जो चौधरी बरादरान ने कहा है कि ये फेक अकाउंट्स या ट्रेड अकाउंट्स या जिनको कहते हैं, हम तो बार बार कहते थे कि ये अकील करीम डैडी कहता है इस मुल्क में 90 लाख है,
अब ये खुद जवाब दें, आपके एलाइज क्या कह रहे हैं, आपके ये तो अपने पूछेंगे ना सर क्या इनसे। क्या कह रहे हैं नैब के बारे में, ये तो पूछना है ना, फारूक हबीब साहब सुन ही रहे हैं। आपके अपने एमएनएस, आपके अपने इत्तेहादी, आपके अपने सारे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर ये कानून तब्दील नहीं होते तो इसके तहत इन सब ने भी गिरफ्तार होना है। मेरी आज की प्रेडिक्शन याद रखना। अच्छा, ये फारूक साहब पहले आप इसका जवाब दे दें। ड्रैकोनियन लॉ है ये उसको रिप्लेस करना चाहते हैं मारिया, एक मिनट, हाँ। इसको रिप्लेस करना चाहते हैं एक और लॉ से जो 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 जिसका वो टेररिज्म के साथ जी बाहर से पैसे अगर आए तो फिर क्या होगा? फाइनेंस जी टेररिज्म। पैसों के वो इसका दादा है, वो इस कानून का दादा है, बाप भी नहीं है। उसके तहत तो आप दो अफसरों को इख्तियार दे रहे हैं, एक इंटीरियर सेक्रेटरी को, एक होम सेक्रेटरी को, कि जिसको मर्जी उठाएं और उठाकर 90 दिन के लिए अंदर और 90 दिन के लिए एक और। इसमें तो सिर्फ 90 दिन का रिमांड है, उसमें रिमांड भी कोई नहीं है। ठीक है, चले भी कोई आपका नुक्ता आ गया सर, मुझे थोड़ा आगे बढ़ना है। जी फारूक, अब ये देखे ना, ये आज की ताजा तरीन स्टेटमेंट है, जो ठीक है होता यूजुअली कि जब नैब कोई मामला अगर आगे उसकी पेशरफ्त होती है तो वो यूजुअल स्टेटमेंट होती है कि जी अदालतों पे यकीन है, हम वहां पे जाके इंसाफ लेंगे और ये सारे मामलात। लेकिन आपके इत्तेहादियों ने तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जैसी संगीन और सख्त टर्म इस्तेमाल कर दी सर उस इदारे के बारे में, जिसके ऊपर खान साहब भी ये सिर्फ कहते हैं कि ज़रा तेजी से काम होना चाहिए, लेकिन उसकी कारकर्दगी और ये सब जो है, जो भी कहें, आपकी गवर्नमेंट है कि अपने इत्तेहादी जो है वो ऐसी बात कर रहे हैं सर। देखें, बात यह है कि जो नैब का कानून है वो इसी पार्लियामेंट से जो है उसकी तौसीक हुई, और उसी पार्लियामेंट में 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, 5 साल मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत रही। अगर ये ड्रैकोनियन लॉ था या इसकी जो है वो गलत इस्तेमाल हो रहा था तो इन्होंने इस लॉ को तब्दील कर देते। जिस चेयरमैन के ऊपर ये बात करते हैं, इन्होंने हर चीज के ऊपर मुकमुका किया। अच्छा। अपनी मर्जी से उस चेयरमैन को अपॉइंट किया। 18वीं तरमीम के ऊपर ये अपनी मर्जी के मामलात कर लेते थे, मजाक जमहूरियत ये कर लेते थे, इस कानून को भी तब्दील कर लेते, इस कानून को भी चेंज कर लेते। मारिया सिर्फ एक मसला है, मसला ये है कि ये कहते हैं कि एहतसाब के इदारे को ही बंद कर दिया जाए, इस मुल्क के अंदर एहतसाब का नाम लेना ही छोड़ दिया जाए। वो कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर सब नहीं सुन लेना, क्यों नहीं, मैं अभी यही समझी चौधरी साहब की बात बार जब बार बार एक इदारे के ऊपर जो है उसके ऊपर अटैक किया जाता है। सुन लें, जब एक इदारे के ऊपर बार बार जो है वो अटैक किया जाता है तो उसका मतलब इदारा नहीं है, उसका मतलब ये है कि अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को खत्म कर दिया जाए। हम तो इस चीज के ऊपर यकीन रखते हैं कि चाहे वो कोई इत्तेहादी है या इत्तेहादी नहीं है या गवर्नमेंट का हिस्सा है या गवर्नमेंट के अपने लोग हैं, अच्छा, अक्रॉस दी बोर्ड सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये आप अपने इत्तेहादियों को समझा नहीं पा रहे या वो समझ नहीं पा रहे, ये मैं तो आपके इत्तेहादियों उनको छोड़ दें, ये जो कहते थे छोड़ें। देखें बात, मुझे अपनी बात करनी है, उस पर वो अपनी बात करेंगे। नैब जो है अपने मौजूदा कानून के मुताबिक एक इंडिपेंडेंट इदारा है, सबने जाकर वहां पे बात करनी है। ये इंतकामी कार्रवाइयों की बात करते हैं। जो हनीफ अब्बासी केस लेके गए थे इमरान खान के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को वजीर आजम रहा था, एक बार एक MNA बना था, उससे 45 साल की कमाई का उसने हिसाब दिया था। हमने तो नहीं शोर डाला था, 60 डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे, हमने तो शोर नहीं डाला था कि सियासी इंजीनियरिंग होने लगी है, वो इंतकामी कार्रवाई हो रही है। ये गलत परसेप्शन है उनका। जिस आला नहीं, देखें, मुझे किसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, किसका क्या परसेप्शन है, उसके ऊपर आकर वो बात करेंगे। मैं तो अपनी बात बतौर जिनके आपके इत्तेहादी है, कुछ बात तो आप भी करेंगे ना, आपके इत्तेहादी इतनी संगीन स्टेटमेंट दे रहे हैं तो। हाँ। देखें बात ये है, हमारे इत्तेहादी जरूर हैं, हमारी हुकूमत का हिस्सा हैं। बात ये है कि जो उनकी अगर केस उनके खिलाफ उठा है तो उसके ऊपर वो बात करेंगे आगे। और किस किस्म की सियासी इंजीनियरिंग हो गई है जी, कितने लोगों को जो है वो तोड़ के इस तरफ ले आया गया है। 2002 से वो भुगत रहे हैं, वो तो 20 साल की बात कर रहे हैं। नहीं, 2002 से नहीं भुगत रहे, नहीं। देखें, इस मुल्क के अंदर फिर जो है वो एक एहतसाबुर रहमान कमीशन भी बना था। इस मुल्क के अंदर फिर हदैबिया पेपर के केस भी बने थे जो रहमान मलिक ने बनाए थे। नहीं, फिर पूरी बात होगी ना, फिर मारिया पूरी बात होगी ना, फिर बात तो पूरी होगी। अब मामला ये है कि जितने ये केसेस की बात करते हैं, इनमें से हमारा बनाया हुआ कोई केस नहीं है। अच्छा, जाली अकाउंट्स का केस चौधरी निसार शुरू करके गए थे, वो हमारा बनाया हुआ केस नहीं है। ठीक है, ये बात सही है। जो इनके ऊपर किसी के ऊपर LNG का केस है, वो पहले का, हमारी हुकूमत से पहले का शुरू हुआ। पनामा केस इनकी अपनी हुकूमत के दौरान आया था। फिर ये क्यों रोना धोना शुरू किया हुआ है? इनको चाहिए कुछ केसेस आपकी हुकूमत में भी आए हैं, ये जो शहबाज शरीफ साहब के कुछ नए केसेस आपके दौरे हुकूमत में भी आए हैं।
लेकिन मुझे सर देखें, थोड़ा आगे बढ़ना है। अब सुन ले, मैं सुन आऊंगी ले, आपके सुन पास ले, दोबारा बात। सुन लेना, मैं जरा इसी पे बात कर रहा हूँ। हाँ। इसी पे बात मुझे जरा 20 सेकंड दे दे, मैं इसी पे बात मुकम्मल कर लेता हूँ। देखें, बात यह है कि आप कहें, राना सनाउल्लाह कहते हैं नैब को बंद कर दें, बिलावल कह रहे हैं नैब को खत्म कर दें, नैब के प्रोसेस खत्म कर दें। आपको नैब के कवानीन पे को मामला है, आए नैब के कवानीन को मजीद सख्त बनाएं, अच्छा, ताकि किसी की जरूरत ना हो कि वो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करे, जो है वो कौमी खजाने के ऊपर लूटमार कर सके। अच्छा, नैब के कवानीन को बेहतर करने के ऊपर बात करें, हम ठीक है। तैयार हैं। प्रोसिक्यूशन को बेहतर करने के ऊपर बात करें, हम तैयार हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ये को कह दे कि अनोखा लाडला जो है वो खेलने को चांद मांगे, चले, तो ये तो आपका नहीं हो नुक्ता आ सकता गया। अब कि मुझे आप मियां जो जावेद किसी लतीफ साहब भी की हो तरफ बढ़ना है। और नैब को बंद कर दिया चले, जाए। मियां जावेद सर, चौधरी मंजूर साहब ने कहा कि नैब बंद करने की बात नहीं करे, वो कह रहे हैं जी बेहतर इदारे की तश्कील। चले ठीक है, एक प्लान तो है ना कि अगर ये तरीकाकार ठीक नहीं, और ये तमाम जो चीजें ये इसके ऊपर नजरसानी होती रहती है और होनी चाहिए कवानीन के ऊपर, ये कोई आसमानी सहीफे नहीं होते। आप लोग कह रहे हैं कि नैब बंद कर दे, तो आपकी इसके बाद ऑल्टरनेट क्या है? एहतसाब तो नहीं रुकना चाहिए, ऑब्वियसली इस पे आप भी एग्री करेंगे। नैब बंद कर दें, फिर क्या करें? मारिया, अगर इजाज़त दें तो मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करता हूँ। एक तो मेरे भाई फरुख साहब जो बात करते हैं ना कि दाखिला खारजा पॉलिसी में कौन सा ऐसा इन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया जिस पे कौम नाज करे। हम तो नहीं चले करेंगे तो कौम तो नाज करे ना इनकी किसी हरकत पर के इन्होंने बड़ा मार्का मारा है भाई। दूसरा मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जब जहाँ तक ऑर्डिनेंस का ये जिक्र करते हैं या आप कर रही हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि ये असेंबली नहीं लाना चाहते थे, ये सेनेट में नहीं उस ऑर्डिनेंस को लाना चाहते, तो कोई पार्लिमानी जो लीडरशिप थी उनकी एक मीटिंग कर लेते, उनमें उस ऑर्डिनेंस का जिक्र कर लेते, उस पर उनकी मुशावरत ले लेते, मगर ऐसा नहीं किया गया। जो छुपाया जा रहा था कोई वजह तो थी। अब आ जाएं जो जिक्र कर रहे हैं आप चौधरी बरादरान का, जी जी, जहां तक चौधरी बरादरान का तल्लक है तो वो तो जिक्र कर रहे हैं, इनके इत्तेहादी हैं, वो कहते हैं कि 20 साल से हमारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है या नैब का अदारा हमें इन्वेस्टिगेट कर रहा है। वो तो इत्तेहादी हैं भाई, हम तो 70 साल से इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। 70 साल पुराना रिकॉर्ड जो है मियां नवाज शरीफ फैमिली का, जो बिजनेस कर रही थी उनको गंगाला उन्होंने, उस पर उनको सजाएं दी, उस पर उनको मरीम नवाज शरीफ को भी बुलाया गया। अब मैं एक और अर्ज करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि एहतसाब हम चाहते हैं, ये बात हम बार बार कर रहे हैं। अच्छा, बार बार कर रहे हैं। कभी भी अपोजिशन का कोई बंदा ये नहीं तसव्वुर कर सकता कि वो ये कहे मारिया कि हम एहतसाब नहीं चाहते। अच्छा। मैं इसका हल देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मारिया ये तो बताएं कि पाकिस्तान के अंदर एहतसाब के और कितने इदारे हैं? ठीक है, क्या किसी का नाम आपको याद है आज नैब के अलावा? मुझे ये बताएं कि आप किसी एक अदारे को इतना पावरफुल कर देंगे, इतना पावरफुल कर देंगे कि आपकी आला अदलिया भी उसके बारे में एक जजमेंट दे और कहे कि आप जमातों को तोड़ने और जोड़ने के लिए इस्तेमाल करोगे। मैं ये आपकी खिदमत में मारिया ये भी अर्ज करना चाहता हूँ, आप हौसले से मेरी बात सुन सर, लेना। बस हल पे आ जाएं सर। मैं कहता हूँ कि एक सेकंड के लिए मुझे मौका दें, मैंने बड़े सब्र से भाषण सुना है। मैं ये अर्ज करता हूँ कि आप मुझे ये बता दें मारिया कि मेरी जमात के अंदर भी लोगों से गलतियां हुई होंगी, लोगों ने कोई गलतकारियां की होंगी, मगर जो खामोश है उसको नोटिस नैब का नहीं गया। अच्छा, और जो बोलता है वो इत्तेहादी हो या अपोजिशन का हो, उसको आप नोटिस करते हो। मैं आज चौधरी बरादरान का भी जिक्र करूंगा। अगर चौधरी बरादरान खामोश रहें और इनकी हर हाँ में हाँ मिलाते जाएं तो चौधरी बरादरान को कोई नोटिस नहीं जाएगा। अच्छा, बदकिस्मती आप ये देखें कि इनकी तरफ ये कहते हैं हमेशा पीटीआई के लोग कि जनाब इन्होंने 35 साल लूटा, इन्होंने 40 साल लूटा, इन्होंने 30 साल लूटा। और भाई 75% उसमें से जो लोग थे, अगर 35 साल पुराने लोग खाने वाले हैं बकौल आपके, तो उसमें से 75% तो आपके साथ खड़े हैं। जमात में अपने जम कर लिए, जिनके रेफरेंस जो हैं। ठीक है, मुझे फिर दोबारा में जो कहना पड़ेगा हल। हल ये है, हाँ। अब हल की तरफ आए। मैं कहता हूं कि किसी अदारे को पावरफुल कर दें या किसी शख्सियत को पावरफुल कर दें, उसके नतायज यही आएंगे जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है।
अगर आप एहतसाब के तमाम अदारों को, आप FBI को, आप FIA को, आप एंटी करप्शन को, कोई नया अदारा बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिविल कोर्ट के जो काम हैं वो आप नैब में ले जाते हैं। अच्छा। जो FBR के केसेस हैं वो आप नैब में ले जाते हैं। जो आप FIA ने काम करना है, जो एंटी करप्शन ने काम करना है, वो भी आप नैब में ले जाते हो। तो फिर मुझे ये बताओ कि बाकी इदारों को ताला लगा देना ठीक चाहिए? है, चले अब इसको और थोड़ा अगर आसान इदारों कर को लेते हैं रखना ना। है, हाँ, आसान कर लेते हैं ना। आप कह रहे हैं कि ये जो इनकी तखसीस होनी चाहिए है मामलात की, और बड़े स्पेसिफिकली मुख्तलिफ इदारों के पास वो स्पेसिफिक केसेस जाने चाहिए, बजाय इसके कि तमाम मामलात नैब की तरफ आए। यही कह रहे हैं आप कि बाकी इदारों को भी में भी पावर, जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनको भी ताकतवर बनाए, खाली एक इदारे के ऊपर। लेकिन नैब से प्रॉब्लम नहीं है, एक बहुत ओवर पावरिंग, एक स्ट्रॉन्गर नैब से प्रॉब्लम है, यही है? नहीं, आप मेरी बात, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि तमाम एहतसाब के अदारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर एक आपको पावरफुल एक अदारे को कर लेंगे तो मिस यूज होगा, जिस तरह आज इमरान खान कर रहे हैं नैब के जरिए। ये है असल वजह। खराबी की वजह यह है कि अगर जिस तरह अभी चौधरी मंजूर साहब कह रहे थे कि इसके दादा नैब के जो हैं वो लाया जा रहा है कानून, तो फिर मुझे ये बताएं लाया क्यों जा रहा है? इसलिए लाया जा रहा है कि उसके जरिए जो कुछ वो कोई करना चाहेगा वो कर लेगा। कोई कसर रह गई है तो वो पूरी हो जाए, यानी जो कोई कसर अगर रह गई है तो वो उससे पूरी कर और मारिया आखिरी इस हवाले से मैं ये कह दूं, मैं आखिरी कह दूं, बात सिर्फ इतनी। चलिए मंजूर साहब, एक सेकंड के लिए मैं ये कहता हूं कि जो डिक्टेटर होता है वो वर्दी में, जरूरी नहीं कि वर्दी में डिक्टेटर होता है, वो याहिया हो, परवेज मुशर्रफ हो या इमरान खान हो, अच्छा। वो ऐसे अदारों को मिसयूज करता है। चले सर, ये कर रहे हैं। अब रहने दे मियां जावेद साहब, मैं हिस्ट्री में नहीं जाना चाहती। मैं यही चाह रही थी कि हम इसके हल पे बात करें, बिकॉज ये तोहफे तो माशाल्लाह आप लोगों के ही है ना, ये सारे जो इदारे, और इसमें ये केसेस भी बहुत सारे बनाए हुए आप लोगों के। मैं इसलिए माजी पे बात नहीं करना चाह रही थी, मैं हल की तरफ जाना चाह रही थी। चौधरी साहब, मंजूर साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? अच्छा, मैं सिर्फ एक चीज छोटी सी, देखिए हमने जो आप हाल की बात कर रही हैं, देखिए इसमें हमारा इशू ये है कि ये वन साइडेड है और इसकी प्रोसिक्यूशन कुछ नहीं है। जब कोर्ट में केस जाता है तो कोई सबूत नहीं होता, गिरफ्तार करके आप उठाकर जेल में डाल देते हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात जो गुजारिश अभी फारूक साहब कह रहे थे कि ये जी देखिए इन्होंने बनाया था, इन्होंने चेयरमैन लगाया था, जुल्फकार अली भुट्टो ने ज़ियाउल हक को लगाया था, आर्मी चीफ लगाया था, इसलिए तो नहीं लगाया था कि वो उसको कत्ल कर दे। ये क्या आर्गुमेंट कहां से ले आते हैं? तीसरी बात, हमने नून लीग को कहा, ये मियां साहब मानेंगे, हमने 2010 में भी कहा, फिर जब इनकी गवर्नमेंट आई तब भी कहा, लेकिन ये नहीं माने। और ये भी आज मैं कह रहा हूं कि अगर ये भी नहीं मानेंगे, आज हमने तो भुगत लिया जो भुगतना था, अब इनकी बारी है। इनके एक के बाद दूसरा, दूसरे के कंक्लूडिंग कमेंट फारूक से लेने दें। चले, मुझे कंक्लूडिंग कमेंट लेने दें। साहब, अगर आप इसको तीसरी बार वजीर आजम बनने के साथ नथी कर देते तो ये मान जाते। आपने उस वक्त जो है ना वो समझदारी नहीं की, मान जाते। दूसरी बात ये है, देखें मामला ये है कि जो बार-बार दफा की बात करें, वजीर दाखिला से पूछें। शरारत कर ली अपने वजीर दाखिला से पूछें। शरारत कर ली, जाने दें। सुन ले जी फारूक, देखें जरा, अब वापस आ जाते हैं ना, देखें उस इदारे के ऊपर वापस आ जाते हैं। देखें बात ये है, इन्होंने बात की कि जो केस जिस इदारे का है उसके पास जाना चाहिए, हमें भी इस पे जो है वो किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। हम ये कहते हैं कि जो आपके प्योरली करप्शन के केसेस हैं, जिन लोगों के पास इख्तियारात हैं, जो निवानों में बैठ के फैसला साजी करते हैं, उनके ऊपर अगर उनका इख्तियार है तो उनका एहतसाब भी उतना ही कड़ा होना चाहिए। उनसे उतने ही सवालात जो हैं वो इदारे बता दें कि गिरफ्तारी का इख्तियार नैब का दुरुस्त है, गलत है, बस सिंपल इज दैट। जी, बस फारूक उसका जवाब दे देते हैं, फिर मेरे पास एक को इंक्वायरी पे, दूसरे को इन्वेस्टिगेशन पे, तीसरे को रेफरेंस पे और चौथे को रेफरेंस फाइल करके भी नहीं कर रहे गिरफ्तार। जी, ये कौन सा इख्तियार है? साहब, जो निजाम देखें, इनकी मर्जी, इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक और हवाला भी दिया। उन्होंने कहा 120 अदालतें बनाएं ताकि ये एहतसाब का प्रोसेस जो है, ये केसेस जो करप्शन के हैं, ये जो है वो बर्क रफ्तारी से जो है ये हल हो सकें। मुझे आप ये बताएं कि आज जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हम हवाले दे रहे हैं, बड़े शौक से दे रहे हैं, हम तो एहतराम करते हैं आला अदलिया का,
उसी आला अदलिया ने जो है वो पनामा केस के ऊपर भी फैसला सुनाया था। ठीक है, उस फैसले को भी हमने नहीं माना चले, था। उन जजेस के बारे में जो बातें की थी, क्या वो यहाँ पर मसला ये है मेरे पास कि बहुत जो फैसला बहुत शुक्रिया आप तो वो बुरा लगता है। शुक्रिया आप तीनों का, बिकॉज अगर ये बयान अगर हम इस जगह पे चल पड़े तो फिर बहुत सारी जजमेंट्स हैं जो एक फरीक को पसंद है वो उसके हक में है, इसलिए वो उनको पसंद आती हैं, जो दूसरे फरीक के खिलाफ जाती हैं, तो फिर ये पॉलिटिकल यहाँ से नैरेटिव शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। कोशिश हमने ये की थी कि हम जाने कि नैब अगर बंद करने की बात करें तो रिप्लेसमेंट का क्या आइडिया है ऑपोजिशन के सामने। प्रोग्राम का हमें फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। अपेरेंटली इस ईद के बाद पाकिस्तान की सियासत में अपोजिशन थोड़ा ज्यादा मुतहर्रिक होने जा रही है। वो दोबारा कह रहे हैं कि हम एक एपीसी का इनेकाद करेंगे। ये पहली मर्तबा नहीं है कि मौजूदा अपोजिशन एक एपीसी की बात कर रही है। इससे पहले एपीसी हो भी चुकी हैं, हल्की फुल्की सी एक होम्योपैथिक से उसका एलामिया सामने आया, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं है। ये एपीसी किस तरह से मुख्तलिफ होगी पिछली एपीसी से? बहरहाल इस पे जरा सुनिए कि अपोजिशन का इरादे हैं क्या। ऑपोजिशन की दो बड़ी जमातें मुत्तफिक हैं कि इस नाअहल हुकूमत से निजात हासिल करना पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की उमंगों की तर्जुमानी है। ईद उल अजहा के बाद फौरी तौर पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें ऑपोजिशन जमातें अपना लाए-अमल पेश करेंगी। ईद से कबल हम अपना सारा होमवर्क कर लेंगे और ईद के फौरन बाद लीडरशिप लेवल पे जो एपीसी होगी उसमें ये मुश्तरका हिकमत अमली जो है ये तय पा जाएगी। होमवर्क कर लेंगे, क्या है मुश्तरका हिकमत अमली वो ईद से पहले हम तय कर लेंगे। ये चूंकि पहले जो एपीसीज हुई हैं उनके जो नताइज थे उसको देखकर हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। शिबली फराज साहब ने मेरा ख्याल है जो पहली एपीसीज हैं उन्हीं को देखते हुए जो बयान दिया है कि इससे फर्क कोई नहीं पड़ना, वो अपने जरा माजी के तजर्बे से कह रहे हैं। सुनिए जी। जो फजलुर रहमान साहब हैं वो बेचारे बड़ी कोशिशें कर रहे हैं कि एक तरीका बन जाए जिससे कि कम से कम मिलजुल लें, एक अखबार में तस्वीर आ जाए कि जी ये एपीसी हुई है। आपस में इनका पहले तो इत्तेफाक नहीं है, बिकॉज हर एक चाहता है कि जी हमारा कुछ हो जाए। पीएमएल नून कहाँ पे थी, पीपल्स पार्टी कहाँ पे है, इसको तो हम ज़रबे सिफर जो इनका जो अकट है अभी जो है तो ये उसके लिए ये कर रहे हैं कि ये एहतसाब जब ये करीब होता देखते हैं उस वक्त ये इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने जो कोर्ट्स का ऐलान किया है, इन्होंने दोबारा जो है तो अपने आप को, क्योंकि ये असल में अपने आप को और अपने माल और दौलत को बचा रहे हैं, इनको मुल्क से कोई दिलचस्पी नहीं है। इस एपीसी में पीएमएलएन की जो क़यादत है वो किस टीयर की क़यादत वो शिरकत करेगी? क्या शहबाज शरीफ साहब खुद जाएंगे, मरीम नवाज साहिबा क्या इसमें शिरकत कर सकती हैं, या ये दोनों उसमें नहीं होंगे और पीएमएलएन की बाकी क़यादत जो है वो अपनी वहां नुमाइंदगी करेगी? इससे बड़ा फर्क पड़ेगा कि कितना वजन होगा इस एपीसी में। लेकिन बहरहाल जो माजी की एपीसी देखी हैं उससे तो यही नजर आता है कि कोई ज्यादा हौसला अफजा स्ट्रैटेजी ऑपोजिशन शायद डिवाइस ना कर पाए। बहरहाल लेकिन पाकिस्तानी सियासत है, कुछ भी हो सकता है। प्रोग्राम का जरूर फीडबैक दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।